हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश स्टडी विद सर्वेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखी थी और कहां पे वो कैलकुलेट करनी सीखी थी? रिंग पे। बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग तरह के बॉडी पे अलग अलग तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके ले। तो इसके पहले हमने रिंग पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, रिंग पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट किया था। अलोंग द एक्सिस के अलोंग पे रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी हमने बनाया था और उस पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। फिर हमने सेंटर पे निकाला था, फिर हमने ये बताया था कि फॉर पॉइंट फॉर नियर पॉइंट, है ना, ऐसे करके हम इस तरीके से वैल्यू निकाले थे। तो उस फॉर्मूले के बेस्ड पर हम रिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखना। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग हमने पढ़ा है, चार्ज रिंग है, मतलब ये चार्ज है इस पे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, है ना, चार्ज रिंग की वजह से हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, है ना। और के की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम क्या बोलेंगे? 9 × 10⁹ तो इस तरीके से ये वैल्यू हमने पढ़ना। अब एक छोटे छोटे पहले क्वेश्चन रख लेते हैं कि ये हमारा, मान लेते हैं कि एक कोई चार्ज रिंग है। देखिएगा ये क्वेश्चन है हमारा, ये कोई चार्ज रिंग है और इस चार्ज रिंग का रेडियस कितना है? कैपिटल आर है और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? √3r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। उस पॉइंट P पर तुमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो क्या क्वेश्चन बोला है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को इस रिंग्स के साथ कंपेयर करेंगे, है ना। तो तुम देखो रिंग के साथ कंपेयर करो तो r की जगह क्या लिखा हुआ है? r लिखा हुआ है, और जहां तुम्हारा x लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिखा हुआ तुम्हारा? √3r, है ना। तो x की वैल्यू किसके जैसी है ना? √3r। ठीक है, तुम्हारे फॉर्मूले में क्या चाहिए तुमको? एक्स स्क्वायर चाहिए, तो तुम्हारा x की वैल्यू √3r है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? बोलो। x स्क्वायर की वैल्यू √3 का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 3r स्क्वायर। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? k, है ना। तो k, और फिर सपोज कर लेते हैं कि इस पे चार्ज की वैल्यू q है ना, और x लिखा हुआ, x की वैल्यू हमारे पास कितना हुआ? √3r, सही है। और नीचे क्या लिखा हुआ? देखो तो नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे फॉर्मूले में है तुम्हारा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। और फिर क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमारी? 3r का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? अब जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? हाँ सॉरी, 3/2, धन्यवाद, है ना। तो कितना हो जाएगा? देखो तो इधर k q √3r, और ये कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। तुम स्टेप वाइज कैलकुलेशन देख लेना। और ये पावर कितना हो जाएगा? 3/2, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसको क्या करना है? इसी को सॉल्व करना है, देखना ध्यान से। तो ये हो जाएगा हमारा EP = K की वैल्यू कितनी? वैल्यू 9 × 10⁹, बिल्कुल सही, है ना। और फिर Q ही है ना, √3r। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं तुम? 4r स्क्वायर लिखा हुआ, क्या लिख सकते हैं? 2r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 4r को 2r का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना आशीष? लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? 2r का होल स्क्वायर, और उसमें पावर कितना लिखा हुआ है? 3/2। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, है ना, 9 × 10⁹ Q √3r, और नीचे कितना बचेगा? 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 8, और ये r³ हो जाएगा, सही है। ये वाले एक r से r कैंसिल, r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं 9 √3 × 10⁹ अपॉन में 8, और मल्टीप्लाइड बाई कितना बचा हमारा? Q/r स्क्वायर। ठीक है। तो इस पॉइंट P पर जो तुमको यहाँ वाला जो पॉइंट P दिया हुआ है,
इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमको वैल्यू मिल गई। पूरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं इसमें ना? समझ में आई ना पूरी बात? ठीक है, नोट करो, फिर आगे अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, है ना। अभी तक हमारे पास केवल एक रिंग होता था और उस रिंग की वजह से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करते थे। ठीक है, अब देखो हमारे पास इस तरीके से दो सिमेट्रिकल रिंग दिए हुए हैं, दोनों की रेडियस सेम है, इसकी भी रेडियस r है और इसकी भी रेडियस r है ना। इसके ऊपर जो चार्ज है उसकी क्वांटिटी कितनी है, Q1 है, और ये वाला जो रिंग है उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, चार्ज की, Q2 है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ E एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब यहाँ पे एक P पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर वो वैल्यू 0 हो जाए तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना। तो पहली बात कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कैसे हो रही है ना। तो देखो ध्यान से, ये समझे भी हो तुम कि यहाँ पे भी सेम नेचर का चार्ज है, यहाँ भी सेम नेचर का चार्ज है। इस चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द, है ना, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द। तो दोनों वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ इसी लाइन के बीच में कहीं 0 होगा, है ना। देखो सेम नेचर के चार्ज हैं तो इनके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। पर अगर अनलाइक चार्ज होता, अनलाइक चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव होता और एक क्या होता, नेगेटिव होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर की तरफ 0 होती है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं होगी। अंदर कब होता है, जब लाइक चार्ज है। ठीक है, ये पहली बात क्लियर हो गई। बात समझ में कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसलिए 0 हो रही है क्योंकि यहाँ पे भी नेचर ऑफ चार्ज क्या है, सेम है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, दूसरा स्टेप, कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो रही है इसके और इसके वजह से। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा P पॉइंट पर और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस P पॉइंट पर, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब सेम होगा तभी तो वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर आएगी। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड P पॉइंट पर बनेगा और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इधर देखो आशीष, इधर ध्यान से देखो भाई, क्या डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, देखना ध्यान से इधर। यहाँ पे ये जो रिंग है, इस रिंग की वजह से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बनेगा वो वाला, और इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बनेगा इस पॉइंट P पर, ये दोनों मैग्नीट्यूड आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सेम होगा तभी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, है ना। अब इस वाले रिंग की वजह से इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, तो ये क्या है, तुम्हारा रिंग है। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो हमको पता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, K, फिर क्या होता है Q, Q की जगह क्या लिखोगे, Q1, और फिर क्या लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस x है, तो ये रिंग से ये वाला डिस्टेंस क्या होगी, x होगी। वो कितना दिया हुआ है, √3r। ठीक है ना। नीचे क्या होता है फॉर्मूला हमारा, r² और फिर क्या होता है x² यानी √3r का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3r का स्क्वायर, फिर पावर कितना हो जाएगा, 3/2, है ना। तो इस वाले रिंग की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आया। अब दूसरे वाले से निकाल लेते हैं, दूसरे वाले रिंग की वजह से, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, K, चार्ज कितना है तुम्हारा, Q2, है ना, और x कितना है, इसके लिए r है, तो यहाँ पे r लिख लिया। नीचे क्या लिखोगे, r² प्लस x² मतलब r का स्क्वायर, पे पावर कितना हो जाएगा, 3/2। सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां से देखो, ये Q से Q कट जाएगा और ये R से R, है ना। कितना बचेगा तुम्हारा, √3 यहाँ पे और इंटू Q1। सही है। अभी थोड़ी देर पहले इसको तुम सॉल्व किए, है ना। ये r² और ये r², 4r², 4r को क्या लिख सकते थे, 2r का होल स्क्वायर, और वो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2r पे कितना आया था, क्यूब आया था, 2r का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 8r³। सही है, समझ में। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना आया तुम्हारा Q2, और यहाँ पे देखो r² प्लस r², 2r² पे 3/2, है ना। अब अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ले लो,
तो 2 का स्क्वायर रूट लोगे तो √2 हो जाएगा, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आर पे पावर कितना हो जाएगा, क्यूब। ये समझ में आया है कि नहीं, आया समझ में ना भाई। आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 है मतलब स्क्वायर रूट लेना है, तो 2 का स्क्वायर रूट रूट में 2 हो जाएगा, और आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। एक थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए, तो √3 अपॉन 8r क्यूब ऐसा लिख लिया, है ना, इज इक्वल टू Q2। अब इसका क्यूब करेंगे, √2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√2, क्या बोलते हो उसको, 2√2, सही है ना। और r का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, r क्यूब, है ना। ये समझ रहे हो ना, √2 का क्यूब का मतलब क्या, √2 का क्यूब का मतलब क्या कि आपने √2 का कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार। √2 का √2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2, तो फिर क्या बचा तुम्हारे पास, ये √2 ही है ना, तो ये √2 है ना, √2 लिख लिया इंटू r क्यूब, सही है। अब देखो ध्यान से, ये r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, ये 2 से 8 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। क्या तुमसे पूछा है, Q1 अपॉन Q2, ये दिख रहा है तुमको Q1, ये दिख रहा है Q2 नीचे लेके आओ तो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2। ये 4 अपॉन में दिख रहा है, इधर भेजो तो ये 4 आ गया, है ना। यहाँ कितना था, √2, ऊपर कितना था, √3 और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, √6। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, कैसे लगाना, ठीक है। चलो नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कायदे से ध्यान देना इस पे। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग, मतलब हमारे पास एक रिंग है और उस रिंग पर Q चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस रिंग का रेडियस कितना दिया हुआ, कैपिटल R, है ना। If now a small portion of length dl is removed from the ring, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिंग में से एक स्मॉल पोर्शन जिसकी लेंथ क्या है, dl है, उसको तुम क्या कर दो, रिमूव कर दो। और जब तुम रिमूव कर दोगे रिंग से, तो उस कंडीशन में जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसके वजह से पूछ रहा है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग्स बिकम्स, है ना, उसके वजह से पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक रिंग है, उस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी सेंटर पे, वो बन रही थी। फिर उसमें से कह रहा है कि तुम एक स्मॉल लेंथ जिसको dl बोल रहे हैं उसको हम लोग क्या कर दे, निकाल देते हैं, और उसके बाद जो बचेगा उसके रिमेनिंग पोर्शन की वजह से ही हमको क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैं फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है फिगर के थ्रू समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो तुम्हारे पास एक रिंग था, ठीक है ना, और इसके ऊपर प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, और कह रहा था कि इसके वजह से ये तुम्हारा है ना। तो अगर हम इसको लेमडा निकाले, इसका अगर क्या निकाले, लेमडा का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, या नहीं आ रहा लेमडा, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता था, Q अपॉन L, सही है ना। तो चार्ज कितना है हमारा, Q है। अब इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये सर्किल है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी, 2πr, तो ये लेमडा दिया हुआ, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि इसमें से एक स्मॉल पोर्शन निकाल दो, मतलब क्या कहना चाह रहा है तुमसे, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो अभी रिंग था इसमें से एक स्मॉल पोर्शन क्या कर दो, निकाल दो, dl लेंथ का क्या कर दो, निकाल दो। अब कह रहा है कि ये जो अब रिमेनिंग पोर्शन बचा है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है, इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ये तुमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कि मतलब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये रिंग लिया था, याद करो, और इसमें से ये स्मॉल पोर्शन हमने क्या कर लिया, हटा दिया, और यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से ऐसा है, ठीक है। और जो हमने स्मॉल पोर्शन हटाया है, सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमने स्मॉल पोर्शन हटाया उसकी लेंथ कितनी है, dl, ये थोड़ा जूम करके तुमको दिख रहा है ना, ये dl क्या है, बहुत छोटी सी लेंथ है, बहुत छोटी सी लेंथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। तो ये बहुत छोटी सी लेंथ है, और ये इसका सेंटर है ना, ये इसका रेडियस होगा, ये इसका रेडियस कितना है, r, इसका रेडियस r।
मैंने तुमको बताया है, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी तुम कोई स्मॉल एलिमेंट लेते हो ना, है ना, जब भी कोई स्मॉल एलिमेंट लेते हो तो उस पर जो चार्ज होगा उसको तुम एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करना जब भी निकालोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब मैं इसको दो हिस्सा, ये पूरे रिंग को मैंने दो हिस्से मान के रखना है ना। ये वाला हिस्सा तुमने क्या किया है, रिमूव किया है, तो इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा मैं उसको ई रिमूव्ड कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, ई रिमूव्ड, है ना, ध्यान से देखना, इसको मैं ई रिमूव्ड कह रहा हूं, ठीक है ना। और ये जो हिस्सा बचा है इस वाले हिस्से को मैं क्या कह रहा हूं, ई रिमेनिंग बोल रहा हूं। क्या मैं बोल रहा हूं, ई रिमेनिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, मतलब या रिमेनिंग या रिमूव्ड जो भी बोल सकते हो। तो ये ई रिमूव्ड है, ई रिमेनिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। अच्छा देखना इसमें ध्यान से, ये जो रिमूव्ड है, इस रिमूव्ड पर अगर चार्ज कैसा है, बहुत छोटा सा चार्ज है, इस चार्ज को मैंने क्या मान लिया, dq मान लिया, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर चार्ज कितना है, प्लस प्लस ही तो है, तो ये जो तुम यहाँ पे, जैसा फिर से समझना मैंने क्या बोला कि तुम इसको कैसा मानोगे, एक स्मॉल एलिमेंट माने हो, रिमूव कर रहे हो स्मॉल एलिमेंट। और मैंने तुमसे बार बार समझाया कि जब भी तुम स्मॉल एलिमेंट लोगे तो उस पर जो चार्ज होगा वो चार्ज किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द, है ना। तो यहां से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ई रिमूव्ड, रिमूव्ड की वजह से, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना, अवे फ्रॉम द सरफेस, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है ना, देखना ध्यान से। और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई रिमेनिंग हो गई, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट O पर, यहां पे अगर मैं ये पॉइंट O, ये सेंटर वाला पॉइंट मैं O बना रहा हूं, तो इस O पर तुम अगर देखो कायदे से, इस O पर अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिल रहा है, दो तरीके का मिल रहा है ना, ठीक है ना। दोनों के डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है। एक जो है वो तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ई रिमेन वाला पोर्शन है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा वाला है, ई रिमूव्ड है ना। अच्छा कहां निकालना है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेंटर पे निकालना है। रिंग की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है, रिंग पर सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब सेंटर, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब अगर इन दोनों की वजह से इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं ना, हम इस तरीके से कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ई रिमूव्ड, है ना, और प्लस ई रिमेन, ये दोनों मिलके कितना करेंगे, 0 करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। और 0 होने का मतलब मैंने अभी तुमको बताया कि इनके मैग्नीट्यूड आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी तो ये आपस में होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ई रिमूव्ड की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूं, ई रिमूव्ड की वैल्यू किसके बराबर होगी, ई रिमेन की वैल्यू होगी, है ना। हमको क्या पूछा है, हमको पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेंटर ऑफ द रिंग्स बिकम्स, किसकी वजह से, रिमूव के हट जाने के बाद से ये जो हिस्सा बच रहा है उसकी वैल्यू निकालो। तो ई रिमेन की वैल्यू निकालना है। तो देखो तो पहले ध्यान से, ई रिमूव्ड की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या तुमको थोड़ी देर पहले बताया कि ई रिमूव्ड का मतलब ये डीएल तुमने हटाया, उसकी वजह से जो चार्ज होगा वो तुम्हारा क्या होगा, डीक्यू होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सुना। तो अगर तुम कायदे से इस चीज को समझो तो हम क्या लिख सकते हैं, ई रिमूव्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, के, है ना, और फिर इनटू कितना होता है, डीक्यू होता है ना, सही है। तो डीक्यू और फिर क्या होता है, डीक्यू हो गया, और ये जो डिस्टेंस है तुम्हारी, ये आर, ये सब क्या है, आर है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई रिमेन। तो ई रिमेन की वैल्यू जो होगी के डीक्यू अपॉन आर स्क्वायर। डीक्यू की वैल्यू क्या होती है, याद करो, तो मैंने तुमको डीक्यू की वैल्यू बताई है, जैसे यहाँ पे देखो ये लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें डीक्यू अपॉन डीएल, तो डीक्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू डीएल, ये भी पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा के इंटू डीक्यू की जगह, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये के इंटू डीक्यू की जगह कितना लिख दोगे तुम, लैम्डा इंटू डीएल लिख सकते हो, अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई रिमेनिंग, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बोलो भाई।
लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू अपॉन आर। सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, यहाँ तक कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या, कहीं अगर कोई दिक्कत है तो बता दे सकते हो। एक और चीज, यहाँ से डीएल की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये पूरा तुम्हारा डीएल है और ये एंगल तुम पूरा का पूरा, जैसे ये एंगल पूरा का पूरा क्या मान लो, थीटा सपोज कर लो, क्या बोल सपोज कर लो, थीटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। तो तुम अगर यहां से डीएल की वैल्यू निकालना चाहोगे तो एक वैल्यू और आ सकती है तुम्हारे पास, क्या आ सकती है, डीएल इज इक्वल टू, है ना, आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क का फॉर्मूला या एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो ये तुम्हारा आर्क है और ये तुम्हारा क्या है, रेडियस है ना। तो एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, क्या आशीष, है ना। देखो ध्यान से, क्या मैंने बोला तुमसे, एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, यही तो होगा। एंगल को तुमने क्या बोला है, एंगल को तुमने बोला है थीटा, आर्क को कितना बोला है तुमने, डीएल, है ना, और रेडियस को तुमने क्या बोला है, आर। तो डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डीएल की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू थीटा। तो डीएल की वैल्यू तुम आर इंटू थीटा लिख सकते हो। अब ये सारी वैल्यू है तुम्हारे पास, अब ये सारी वैल्यू उठा के लिख सकते हो। के की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹। फिलहाल यहाँ पे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे। लेमडा की वैल्यू क्या है तुम्हारी, क्यू अपॉन 2 पाई आर। डीएल की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, आर इंटू डी थीटा। अगर क्वेश्चन में डी थीटा दिया है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेगा अपन, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, समझ में आए पूरी बात। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाकर क्वेश्चन तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखना। ये तुम्हारा एक रिंग दिया हुआ है, कायदे से देखना, एक रिंग दिया हुआ है और ये रिंग के ऊपर ऐसे चार्ज है, और चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। पर तुम अगर ध्यान से देखो ना कि सेंटर पर जो चार्ज रखा है वो कौन सा चार्ज रखा है, -q, है ना, नेगेटिव चार्ज है। और कुछ इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट है, ठीक। और हमसे कह रहा है कि इफ नेगेटिव चार्ज q, मतलब जो नेगेटिव q चार्ज है, इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्लाइटली अलोंग x एक्सिस, है ना। अब इस कह रहा है कि -q को अलोंग x एक्सिस की तरफ थोड़ा सा क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। स्लाइटली डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट होगी बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, ये याद रखना, बहुत छोटी होगी अलोंग द x एक्सिस। एंड रिलीज, उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जब उसके बाद छोड़ देते हैं, देन द टाइम पीरियड ऑफ इट्स एसएचएम। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब तुम ध्यान से देखना, इधर उधर समझने की कोशिश करना, जब तुम इस -q चार्ज को सेंटर से उठा के अलोंग द x एक्सिस, ये x एक्सिस है तुम्हारा, अलोंग द x एक्सिस किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लेके आते हो, तो जैसे तुम उसके ऊपर लेके आओगे तो वो एक मोशन करेगा, और वो मोशन कैसा करेगा, एसएचएम करेगा। तो कह रहा है जो मोशन एसएचएम करेगा, उस एसएचएम की वजह से जो उसका टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है ना। तो थोड़ा समझते हैं इसको, कायदे से देखना क्या कहा जा रहा है, देखना सॉल्यूशंस में हम बात करते हैं। तो तुमसे कहने के लिए क्या बोला जा रहा है कि ये देखो एक रिंग है तुम्हारा, ऐसा कुछ रिंग है ना, और इस रिंग का रेडियस कुछ होगा, सपोज कर लेते हैं इस रिंग का रेडियस कितना है, कैपिटल R है, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम्हारा निगेटिव चार्ज है, और ये रिंग तुम्हारा कौन से एक्सिस पे रखा हुआ है, तो YZ प्लेन में ये रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से ये YZ प्लेन में रखा हुआ है, और ये तुम्हारा x एक्सिस है। हमसे ये कह रहा है कि इस -q चार्ज को अलोंग द x एक्सिस डिस्प्लेस करो, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, अलोंग द एक्सिस, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये सारा पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द रिंग, है ना, आउटवर्ड्स रिंग से बाहर की तरफ। तो हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुमको अगर देखनी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, कोई परेशानी नहीं। अब तुम इस -q चार्ज को कह रहा है थोड़ा डिस्प्लेस कर दो, तो मैं बोला कि चलो ठीक है स्लाइटली डिस्प्लेस कर लेते हैं। ये x तुमको दिखने में बड़ा लग रहा है पर एक्चुअली है नहीं, क्योंकि वो क्या कह रहा है, स्लाइटली, है ना, बहुत छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट है। इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा कि r इज सो मच ग्रेटर देन x, है ना, r हमारा बड़ा होगा x के कंपैरिजन में। तो हम इस -q चार्ज को किधर की तरफ लाके रख रहे हैं,
माइनस क्यू चार्ज को इस सेंटर से उठा के किधर की तरफ लेके रख रहे हैं, माइनस क्यू को यहाँ पे लिखना है ना, कोई दिक्कत इसमें ना। इस माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, तो माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि कौन सा चार्ज है ये, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स किधर की तरफ लगता, आगे की तरफ, है ना, पर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा फोर्स जो लगेगा और उस फोर्स को हम रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। रेस्टोरिंग फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्यों देखो ध्यान से, चार्ज को जब तुम यहां से यहां लेकर डिस्प्लेस कर रहे हो ना, तो ये चार्ज की जो पोजीशन होगी, ये वाली जो पोजीशन होगी, ये वाली पोजीशन को हम मीन पोजीशन ही बोलेंगे। मीन पोजीशन का मतलब क्या है, मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर उसके लिए फोर्स वगैरह की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। अब देखो चूंकि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0, तो फोर्स भी कितना होगा यहाँ पर, 0। और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स रहेगा वो हमेशा किधर की तरफ काम करेगा, उसके मीन पोजीशन की। कोई भी चीज अगर पार्टिकल एसएचएम करता है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर की तरफ, मतलब उसके ऊपर जब फोर्स लगता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होता है, मीन पोजीशन। तो ये फोर्स का डायरेक्शन उसके मीन पोजीशन की तरफ है। ये बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी, फिर से सुन लेना। मैंने क्या कहा कि तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज वाला रिंग है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द रिंग, है ना, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ बन रही है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेंटर पे तुमने माइनस क्यू चार्ज रखा है उसको किधर की तरफ लेके आओ, स्लाइटली, तो हम उसको मान लिए कि एक्स डिस्टेंस पर लेके आते हैं एट द पॉइंट पी, ठीक है ना। अब तुमसे ये कहा जा रहा है, मैंने तुमसे बोला कि इसके ऊपर जो रेस्टरिंग फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इसको मैंने कौन सा पोजीशन माना है, मीन पोजीशन माना है। क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम करता है, और हमको कैसे पता एसएचएम करता है, हमको ये जानने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर कहता प्रूफ करने के लिए तो हम दिखाते कि देखो एसएचएम कर रहा है, पर अपने क्वेश्चन में ही ये बोल दिया है कि ये क्या कह रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो प्रूफ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, ठीक है ना। तो हम इसका ये मीन पोजीशन मान लेते हैं कि ये इसका क्या है, मीन पोजीशन। क्यों मीन पोजीशन माना, मैंने बताया कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो ये मीन पोजीशन सपोज कर लिया, और मैंने बताया कि जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट के वो टुवर्ड्स द ऑलवेज एट द पोजीशन ऑफ मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ ही उसके क्या लगेंगे, फोर्स एक्ट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, ठीक है ना। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें ना, फिगर की बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से ये बात हमारे बनी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें ना। अब देखो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, जो तुम्हारा रेस्टोरिंग फोर्स होगा, वो रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा, रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा, तो हम कह रहे हैं रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो चार्ज, निगेटिव चार्ज को लेके आए और उस चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो होता है फोर्स का फॉर्मूला, Q × E, है ना, कोई दिक्कत इसमें ना। चार्ज को डिस्प्लेस किया तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, चार्ज का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो चार्ज फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा Q × E। E का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, रिंग की वजह से। ये ध्यान देना, तो रिंग की किस कंडीशन की वजह से, व्हेन x इज वेरी स्मॉल, है ना, एट कंपेयर टू r, तो उस कंडीशन में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, तो उस कंडीशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा है k, और फिर याद करिए Q x, और नीचे हमने क्या पढ़ा था, r³ पढ़ा होगा, है ना, क्या पढ़ा था, r³। ये मैंने आपको रिंग की 2 कंडीशन बताई थी, है ना, अलोंग द एक्सिस में पहला फार पॉइंट, है ना, और दूसरा मैंने बताया था फॉर नियर पॉइंट। तो ये कौन सी वाली कंडीशन है, नियर पॉइंट के लिए है, ये वाली कंडीशन हमको मिल गई, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें यहाँ से, तो हमको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, Q/m, और फिर क्या मिल जाएगा हमको, देखो तो ध्यान से, kqx, ये दिख रहा है ना तुमको, क्या दिख रहा है, kqx अपॉन क्या मिल रहा, r³, ठीक है। कोई परेशानी है, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई, कोई परेशानी तो नहीं इसमें, ठीक है ना। एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ पे जो चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है ना, ये देखना, थोड़ी सी गलती हो गई, है ना। डिस्प्लेस किसको कर रहे हो, नेगेटिव चार्ज को, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है वो किसकी वजह से निकल रहा है, रिंग की वजह से ना, और रिंग पर जो चार्ज है वो तुमने क्या मान के रखा है, +Q, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। ये हमको एक्सीलरेशन मिल गया, कौन सा वाला एक्सीलरेशन, जब चार्ज पार्टिकल को तुम सेंटर से इस पॉइंट P पर तुम लेके आ रहे हो, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं सुना। और चूंकि ये एसएचएम कर रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोला, तो एसएचएम की कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई है। मैंने एसएचएम की कंडीशन मैंने क्या पढ़ाई है, मैंने पढ़ाई है कि अगर एसएचएम कोई पार्टिकल कर रहा है तो एक्सेलरेशन, याद रखो, एक्सेलरेशन फॉर एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसको तुम इक्वेशन फर्स्ट सपोज करो और इसको तुम इक्वेशन सेकंड सपोज करो, ठीक है ना। ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, कंपेयर कर देते, एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन, है ना। और ये तुमको दिखाई दे रहा होगा कायदे से, अगर देखो, अगर ये तुमको दिखाई दे रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह x, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो वी कैन राइट दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, q अपॉन m, और फिर k की वैल्यू क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r क्यूब, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट में चली गई, अंडर रूट में कितनी हो जाएगी, क्यू ऐसा लिख लिया, थोड़ा कायदे से लिख लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई। पर तुमसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर एसएचएम बताइए, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सही है। अब हमको ओमेगा की वैल्यू है तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा है, तो ये वैल्यू पलट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में बोलो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। तो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर, ठीक है, दिख रहा है ना ये वाला, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्या क्या है ये समझ लेते हैं। m क्या है, m किसका मास है, तो जिस चार्ज पार्टिकल को तुमने क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो माइनस क्यू को डिस्प्लेस किया, तो दिस इज द मास ऑफ माइनस क्यू चार्ज। r क्या है, r जो है वो रेडियस ऑफ क्या है, रिंग है, सही है ना। कैपिटल Q क्या है, चार्ज ऑन द रिंग है, और Q कौन सा चार्ज है, जिसको तुमने डिस्प्लेस किया, ठीक है। ये बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जरा, आई समझ में। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है ना आशीष, समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था ओवर द रिंग। रिंग के ऊपर हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। अब जो हम लोग को निकालना है वो कहाँ निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। तो हमारे पास एक बेसिक सा आर्क है, ए बी नाम रख दिए, है ना। और सपोज कर लेते कि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ऐसे सपोज कर लीजिएगा कि इस ए बी पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसकी वजह से हमको इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, आर्क है, तो ये हम सपोज कर लेते कि ठीक है ये आर्क है, ये आर्क है, देख लेना ध्यान से तुम्हारा, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो रेडियस है आर्क का वो हमारा कितना है, कैपिटल आर है, और ये पूरी एंगल जो हम सपोज कर ले रहे हैं, पूरी एंगल ध्यान से देखना, ये पूरी एंगल जो है वो हमारी क्या है, अल्फा पूरी, है ना। अब इस ओ पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर कोई एक बहुत छोटा सा एक सिमेट्री चार्ज ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एक चार्ज ले लेते हैं जिसका नाम हमने रख दिया प्लस डी क्यू, ठीक है। और उस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वो हमारी कितनी आ गई, डी, ठीक है ना। सिमेट्रिकली यहाँ भी हम ऐसा ही कोई एक चार्ज ले लेते हैं प्लस डी क्यू, और उसकी वजह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। याद करें रिंग जैसा ही दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो कितनी है, थीटा है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, थीटा ही होगी, ठीक है। ये सब बातें कर चुके हम पहले ही, ठीक है। और ये बाइसेक्टर लाइन है, आर्क का बाइसेक्टर लाइन है, ये आपको जो ये वाली लाइन दिख रही है ये बाइसेक्टर लाइन। अब इस पॉइंट ओ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, किसकी वजह से बोलो, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना।
और ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट। ठीक है ना। अब इस टी के कितने कंपोनेंट बनेंगे, इस टी के कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे, है ना। एक ये वाला कंपोनेंट जो कि तुम्हारा क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, है ना, और एक ये वाला कंपोनेंट जो हमारा क्या होगा, डी ई साइन थीटा। सही है, कोई परेशानी तो नहीं इसमें। सिमिलरली अगर यहां पे देखोगे, इस वाले डी की वजह से भी दो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, एक डी कॉस थीटा और एक क्या बनेगा, डी साइन थीटा। ठीक है, ये वाला डी साइन थीटा से ये वाला डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस केवल और केवल क्या मिल रहा है तुमको, डी कॉस थीटा। इस प्लस डी क्यू की वजह से डी कॉस थीटा, डी क्यू की वजह से डी कॉस थीटा, से ढेर सारे डी क्यू होंगे पूरे यहां से यहां तक, और सबकी वजह से क्या मिलेगा, डी कॉस थीटा मिलेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पर हमको वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ, है ना। तो हमको सारी वैल्यू को क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो हमने क्या लिख दिया, डी कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना, ये बातें तुमको समझ में आई, कहीं कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब हमको डी की वैल्यू निकालनी होगी, तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, देखना ध्यान से, यहीं पे लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन डी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, तो पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने बताया ये डी क्यू अपन आर स्क्वायर, तो क्या होगा के, और फिर क्या तुम लिखोगे, डी क्यू, ये डी क्यू चार्ज दिया है तुमने, तो ये तुमने ले लिया डी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना, इंटू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। और इसकी चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं कितनी है, लेमडा वगैरह है। तो अगर हम डी क्यू की वैल्यू निकालें तो कितनी वैल्यू निकलेगी, डी क्यू की वैल्यू निकालें तो कितनी मिलेगी, कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हमने पढ़ा है ना, लेमडा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, डी क्यू अपॉन डी एल, यही तो पढ़ा है। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल, ये तो समझ रहे हो ना तुम। तो ये वैल्यू रख देते हैं अपन, है ना। तो ई नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कायदे से देखो, ई नॉट इज इक्वल टू, ये दिख रहा है तुमको, इंटीग्रेशन के, ये दिख रहा है, और डी क्यू दिख रहा है, डी क्यू की वैल्यू कितना लिखोगे, लेमडा इंटू डी एल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कायदे से समझना, ध्यान से चीज कायदे से समझना। मैंने बताया आर, अभी तुमको थोड़ी देर पहले मैंने एक तुमको फार्मूला बताया था, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस। ठीक है ना। तो एंगल डी थीटा सपोज कर लेते हैं, आर्क हमारा बहुत छोटा सा, उसको हम डीएल कर लेते हैं, रेडियस कितनी है उसकी, आर, तो डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना। तो मैंने यहाँ पे जो डीएल लिखा है, उस डीएल की जगह मैंने क्या लिख देना, आर इंटू डी थीटा, अपॉन कितना हो जाएगा तुम्हारा, आर स्क्वायर, और इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा मैंने लिख लिया। सही है, एक आर से ये वाला आर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, ई नॉट इज इक्वल टू, तो के लेमडा अपॉन आर कांस्टेंट बाहर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा और डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना, अगर इसका इंटीग्रेशन हमको करना है तो कहां से कहां तक करना है, तो देखो तो ध्यान से, ये तुम्हारी बाइसेक्टर लाइन है, कायदे से देखना, ये जो लाइन तुम दिख रहे हो ये बाइसेक्टर लाइन है। बीच का एंगल कितना है तुम्हारा, ये बीच का एंगल, ये पूरी जो बीच की एंगल है वो कितनी है, अल्फा। तो इसके अपर पार्ट वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा बाई 2। भाई ये समझो ना ध्यान से, ऐसे ये है और ये तुमने बाइसेक्ट किया है, कायदे से देखना। मैंने तुमसे कहा कि ये एंगल कितनी है, तो तुमने कहा अल्फा। तो मैंने कहा ये वाली एंगल कितनी होगी, तो तुमने बोला अल्फा बाई 2। मैंने बोला ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो तुमने बोला अल्फा बाई 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें ना। लोअर एंड मतलब क्या, नीचे वाला, तो मैंने माइनस अल्फा बाई 2 लिख लिया। ऊपर की तरफ गए तो क्या होगा, प्लस अल्फा बाई 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, समझ में आया ना मेरी बात, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई। अब cos थीटा का हमको क्या है, इंटीग्रेशन पता है, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है। तो हमने लिख लिया sin थीटा, और कहां से कहां तक, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू, रख लेते हैं वैल्यू, तो के लेमडा अपॉन आर, और साइन थीटा की जगह कितना लिखोगे, अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है ना, फिर ये साइन माइनस बाहर बचेगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, साइन अल्फा बाई 2 और प्लस
साइन अल्फा बाई टू। सही है, ये साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू मिलकर कितना हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई टू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूला ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, हो जाएगा 2k लेमडा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कितना हो जाएगा r। तो दिस इज द फॉर्मूला। किसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, r के लिए। k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, लेमडा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, अल्फा बाई टू क्या अल्फा क्या है ना, तो ये एंगल बिटवीन द आर्क के लिए एंगल है ये अल्फा, याद रखेंगे। और r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ द आर्क या डिस्टेंस ऑफ द आर्क। ठीक है, पता करने से नोट करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, अभी हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला किसी आर्क के लिए, और जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, अगर आर्क के लिए फॉर्मूला हमने देखना है तो वो फॉर्मूला क्या निकल के आया था, वो आया था कुछ इस तरीके से, सेंटर ओ पे है ना, क्या आया था बोलिए 2k लेमडा अपॉन r और फिर साइन अल्फा बाई टू को देखा ना। तो ये वैल्यू थी, r क्या था रेडियस ऑफ द आर्क है ना, और अल्फा एंगल था आर्क के लिए। ठीक है, को देखा ना। ऐसे दो फिगर तुमसे पूछे गए है ना, और बोला गया कि इन दोनों फिगरों के लिए पॉइंट ए पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। किसके लिए, इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। रेडियस दिया हुआ है, ये तुमको क्या दिख रहा है, ये हाफ सर्कल या सेमी सर्कल बोल सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है ना, 2-3 स्टेप में काम करना है। पहले स्टेप में काम क्या करना कि सबसे पहले तुम क्या डिटरमाइन कर लो लेमडा। पहले स्टेप में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तुम क्या डिटरमाइन कर लिया करो, लेमडा। दूसरे स्टेप में क्या निकाल लिया करो, अल्फा, ये निकाल लिया करो, और उसका फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। मतलब ये क्वेश्चन 3 स्टेप में लगने वाले हैं। पहला कि पहले फर्स्ट यू डिटरमाइन लेमडा, सेकेंड यू डिटरमाइन अल्फा, एंड देन आफ्टर यू कैन कैलकुलेट ए नॉट है ना, या ई एट पॉइंट ओ ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं। तो जैसा कि बोला गया कि फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या करो, लेमडा निकालो। पहले ही अल्फा नहीं, पहले लेमडा है ना, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेमडा। लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा का फॉर्मूला Q अपॉन L। क्या है, Q अपॉन L। तो ये हमको चार्ज कितना दिया हुआ, प्लस Q दिया हुआ, तो सपोज कर लेते हैं ये Q और अपॉन L। ये फॉर्मूला सेमी सर्कल है ना, टोटल के लिए 2 पाई आर होती है, तो आधे के लिए कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पाई आर। सही है, तो लेमडा इज इक्वल टू Q बाई आर है ना। अब तुमको इसकी वैल्यू कितनी चाहिए, अल्फा की। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की, ये देखो ये आर्क है, ये दिख रहा है ना, ये आर्क, ये तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब ये एंगल कितने की होगी बताओ, 180 डिग्री की। 180 का मतलब पाई, पर अपने को क्या चाहिए, अल्फा बाई 2। तो अल्फा बाई 2 चाहिए, तो इसको अल्फा बाई 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या है फॉर्मूला, E नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा हमारा 2, और फिर K लिखा, K की वैल्यू 9 इंटू 10, चलो रखते नहीं, हमको वैल्यू वगैरह दी नहीं है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लिया। फिर लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा की वैल्यू Q अपॉन पाई आर, यही तो है। ठीक है ना, और फिर नीचे वापस R लिखा हुआ है, तो वापस R लिख दिया, और फिर क्या लिखा हुआ हमारा, साइन अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी, पाई बाई 2। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। तो क्या हो जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा हमारा Q बचा, और यहाँ पे देखो 2 ये वाला पाई और ये वाला पाई, पाई स्क्वायर, फिर क्या मिला तुमको, एप्सिलॉन नॉट, और फिर कैपिटल R का मल्टीप्लाई R स्क्वायर, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, समझ में पूरी बात, सिंपल। अच्छा दूसरा वाला भी देख लेते हैं, दूसरा वाला आपको ही बताना है। ठीक है ना, सेकंड वाला सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए बताइए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है, लेमडा का। हद है, अल्फा के पीछे पड़ गए भाई है ना, सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लीजिए, लेमडा। हाँ कैलकुलेट अल्फा भी पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर मैंने बोला कि लेमडा कैलकुलेट करने का, तो लेमडा कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, चलो बताओ लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन
क्यू अपॉन 1/4 है, 1/4 है ना। ये देखो इधर इधर देखो, इधर इधर ये सर्किल है ना। अगर सर्किल के कितने हिस्से कर दो तुम, 4 हिस्से कर दोगे, तो ये कौन सा वाला हिस्सा दिख रहा है, चौथा वाला हिस्सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, बस समझ रहे हो ना तुम। तो जितनी भी लेंथ होगी उसका कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर का 1/4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर अपॉन 2। आया समझ में? या तुमको ऐसे समझ में आ रहा है, ये क्या था तुम्हारा, हाफ था, हाफ पे लेंथ कितनी लिखे थे, पाई आर। और ये जो है इस वाले का भी हाफ हो गया है, तो ये पाई आर था तो उस वाले का हाफ क्या हो जाएगा, पाई आर अपॉन 2, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें नहीं समझेंगे, है ना। 7 मई को आपका पेपर है, 7 मई को, पता है ना, कंफर्मेशन। ठीक है, ध्यान रखो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, नीट आपका पहला प्यार है ना, उसका कंफर्मेशन 7 मई को ही होगा, 14 फरवरी को नहीं होगा। तो थोड़ा ध्यान देने का, है ना, ध्यान दे के पढ़ा कर भाई, है ना। तो देखिए सर, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पाई आर अपॉन 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2q अपॉन क्या होगा, पाई आर। सिंपल, ये लेमडा की वैल्यू निकल गई तुम्हारी। अब ये लेमडा की वैल्यू निकल गई, अब तुमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। फिर से अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ देखो अल्फा कितना बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है अल्फा, 90। तो ये पाई/2 हो गया, है ना। और अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए अल्फा/2, तो कितना हो जाएगा, पाई/4, ये हो जाएगा। अब वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो वैल्यू क्या होगा हमारा, E0 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बोलो, E0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा E0 का, 2k की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0, और लेमडा की वैल्यू कितनी है, 2q अपॉन पाई आर, और फिर साइन पाई/4। सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। ये 2 का 2 मल्टीप्लाई करोगे 4, और ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट, कितना बचेगा तुम्हारा, q अपॉन पाई का पाई में मल्टीप्लाई किए, π²ε0, और ये क्या बचा तुम्हारा r, और एक r पहले से रहा होगा ना नीचे वाला, तो ये मल्टीप्लाइड बाई r, तो कितना हो जाएगा r²। और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, है ना, तो ये 1/√2 है, तो √2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये क्या वैल्यू मिल गई तुमको, ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, समझ में आई पूरी बात। ठीक, तो ये रिंग और आर्क के लिए बातें हो गई। ठीक है ना, अगले जो लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे वो फोर्स लाइन को लेकर पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम होंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद।